नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया हैं और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखे हुए हैं। और एग्ज़ाम अब आपका आ चुका है ना। जितने भी साथी एग्ज़ाम हॉल के बाहर बैठे हुए हैं, तो ये एक और क्लास आप लोग देख कर चले जाइए। ये आपकी लगभग जीएस के 250 क्वेश्चनों की क्लास है और बहुत बेहतरीन तरीके से इसको तैयार किया गया था। है ना। पहले आपको 100 क्वेश्चन कराए गए थे, फिर उसके बाद 150 क्वेश्चन और कराए गए थे। तो उसी क्लास का ये कंपाइल वीडियो मैंने आप सभी के लिए तैयार किया है। 250 क्वेश्चन पर हमने चर्चा की है। तो जीके के ये प्रश्न आपको सीधे सीधे देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इनमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी आपका पेपर हुआ था उसमें पूछे गए हैं। जैसे रणजी ट्रॉफी का एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, है ना। और आधुनिक ओलंपिक के बारे में पूछा गया था आपसे। ग्लासगो में जो आपका कॉमनवेल्थ गेम होने वाले हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो मेरा मानना ये है कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो ये 250 क्वेश्चन का एक बार और रिवीजन कर लीजिए। लगभग आप लोगों की ये 1.5 घंटे क्लास है, तो 2 की स्पीड पर आप लोग इसे लगभग 45 मिनट में ख़त्म कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। चलिए, पहला क्वेश्चन है। पूछा गया है आपसे पखावज। एक पखावज जो होता है एक वाद्य यंत्र होता है और उसके कुछ आपके बजाने वाले होते हैं, जैसे तोताराम शर्मा हैं, पंडित अयोध्या प्रसाद हैं, गोपाल दास हैं और बाबू शंकर पागल दास हैं। ये पखावज से संबंधित है। ऐसे आपसे मुझे मृगंदम, ये भी हमारा एक वाद्य यंत्र है, इसके हैं शिवरमन और केवी प्रसाद। सारंग में आपसे पूछे तो पंडित नाम नारायण है, सबरी खान है, उस्ताद विंदा खान है, सुल्तान खान है और साकुर खान है। ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछे सरोद से संबंधित कौन कौन से हैं, तो वो है आपके अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान और अमजद अली खान। सितार में पूछे आपसे तो पंडित रविशंकर और उस्ताद विलायत खान, ये आपके सितार से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पित्रादुरा। आप सब लोग जानते होंगे पित्रादुरा, ये शाहजहाँ के शासनकाल में आपकी बहुत ज़्यादा प्रचलित में थी, है ना। और इसको सबसे पहले जो एतमदौला का मकबरा था उसमें प्रयोग किया गया था। अच्छा, होता क्या है ये पित्रादुरा? तो ये एक शैली है और पत्थरों की दीवारों में कीमती पत्थरों और रत्नों को जड़ने की एक तकनीक थी, जिसे हम बोलते थे पित्रादुरा। एतमदौला का जो मकबरा है उसमें ये बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा संवेग संरक्षण का एक उदाहरण दीजिए। तो आप सभी को पता है संवेग संरक्षण जो कि आपका न्यूटन के गति का तीसरा नियम है और इसमें इसे हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में पीछे हटती है, तो इसी हम लोग बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे तापमान बढ़ने पर चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह बढ़ता है। प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाता है। जब तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा। ऐसा करके याद रख लीजिए। यानी आपका आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए होता है। इस प्रकार से आप लोग याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण की घटना का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होता है? तो तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत ये क्या करता है? तरंगों में व्यतिकरण की घटना को जो प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित कर सकता है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा क्वेश्चन नंबर 6, अशोक के प्रसिद्ध पत्थर के स्तंभ मुख्य किस चट्टान के थे? तो जो अशोक के आपने देखा होगा स्तंभ लेख थे, है ना। और स्तंभ लेख जो है आपके वो किसके? तो बलुआ पत्थर के बने थे ज़्यादातर, है ना। जैसे ग्रेनाइट, ये किसका उदाहरण है? तो ये ग्रेनाइट आपका उदाहरण है किसका? आग्नेय चट्टान का। ठीक है। अब चट्टानें जो होती हैं आपकी बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं और चट्टानों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी। ठीक है। पृथ्वी की सतह में कठोर और मुलायम भाग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? चट्टान कहते हैं। अब जो चट्टान थी, इसी चट्टान जो कि बलुआ पत्थर था, इनसे बनी थी अशोक के जो स्तंभलेख थे। अब आप सभी को पता है अशोक के जो अभिलेख थे, है ना, इनको पढ़ा किसने था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और ये कुल कितने थे आपके? 14 स्तंभलेख थे। वैसे आपके कुछ गुहा लेख भी थे। ठीक है। तो ये आपका रखना है अशोक के बारे में। अशोक जो था वो मौर्य साम्राज्य का आपका बहुत ही प्रतापी शासक था और इसी के शासन में आप काल सभी को पता होगा जो कलिंग युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ था, जिसका उल्लेख हमें इसके 13वें शिलालेख से मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा ऋग्वेद एक संगठित सामाजिक की ओर इशारा करता है, वह किसी प्रकार का विवाह है। यानी ऋग्वेद में जो संगठित समाज की ओर इशारा करता है वह किस प्रकार का विवाह है? तो एक पत्नीत्व सामान्य नियम था, लेकिन कुछ राजकुमार बहु विवाह भी करते थे। ठीक है। बात इतनी सी है कि मैं आपको पूरा वैदिक काल समझाना चाहता हूँ। वैदिक काल क्या है? तो वैदिक काल आप सभी को बताइए 1500 बीसी से लगभग 600 बीसी के मध्य जो काल था आपका, वो वैदिक काल कहलाता है। वैदिक काल बेसिकली 2 भागों में टूटा आपका, ऋग्वैदिक काल और एक था आपका उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो था आपका लगभग ये 1500 से 1000 बीसी के मध्य चला और उत्तर वैदिक काल ये आपका 1000 से
600 BC के मध्य चला था और इसी में हमारे लोहे की खोज भी हुई थी। आप सभी को पता होगा लोहे की खोज हुई थी। और ऋग वैदिक काल में आपका एक वेद लिखा गया जिसका नाम था ऋग्वेद, और उत्तर वैदिक काल में 3 वेद लिखे गए थे आपके, जिनमें आपका सामवेद था, अथर्ववेद था और यजुर्वेद था। ठीक है। यहाँ पर जो महिलाओं की स्थिति वो बहुत अच्छी थी, यहाँ पर महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी खराब हो गई थी। यहाँ कर्म के आधार पर जाति यानी वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म के आधार पर थी, और यहाँ जो वर्ण व्यवस्था थी आपकी उत्तर वैदिक काल में जाति के आधार पर हो गई थी। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। लगभग 3 से 3.5 घंटे की आपकी एक क्लास थी, जो मैं आपको लगभग आधा से 45 मिनट के अंदर करा दूंगा, और एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो मैंने छोड़ा हो। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं आप सभी के लिए, और बहुत मेहनत करिए इसके लिए। कम से कम 5 से 6 घंटे मुझे इस क्लास को लिखने में लग गए, उसके बाद वीडियो बनाने में समय लगा, बहुत सारे समय लगे हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ किस प्रकार से इस क्लास को मैंने तैयार किया है। और बहुत दिनों से आपकी क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, तो उसका भी एक महत्वपूर्ण कारण था, है ना। मैं काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों में फंस चुका था, उन दिक्कतों से निकलने के बाद ये क्लासेस मैंने आप सभी के लिए स्टार्ट करी हैं। ठीक है, आपसे मुझे एक तरफ आपके जो राजा थे और उनका टाइम पीरियड दिया था, है ना, उनके बारे में थोड़ी बहुत बात बताई गई थी, उनको देख लेते हैं। जैसे MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, ये 1325 से 1351 तक रहा था। हालांकि ये पढ़ा लिखा था, लेकिन इसके जो भी कार्य थे वो सब असफल रहे थे आपके ज़्यादातर। इसका जो असफल कार्यों में सबसे पहला आपको क्या रखना, राजधानी परिवर्तन। इसकी राजधानी थी दिल्ली, और दिल्ली से कहाँ ले गया, तो देवगिरी का इसने नाम चेंज कर दिया, उसको बोल दिया इसने क्या, दौलताबाद, लेकिन बाद में इसने वहाँ से भी चेंज कर दी। फिर आप सभी को पता है जो हमारा कराची अभियान था ये भी इसने किया था, खुरासान अफगान इसने किया था, टकसाल इसने खुलवाए, है ना, तो वो भी इसका फेल हो गया। बहुत सारे कार्य इसने किए थे, वो सब इसके फेल हो चुके थे। रजिया सुल्तान की बात करें तो आप सभी को पता है ये आपके इल्तुतमिश जो आपका था उसकी बेटी थी इल्तुतमिश की, और इस समय आप सभी को पता है ये 1236 से 1240 तक शासनकाल में रहती है, और पहली महिला मुस्लिम शासिका बनती है ये, और पहली महिला सल्तनत काल की पहली महिला आपकी सुल्तान भी थी, रजिया सुल्तान। ठीक है, तो ये 1236 से 1240 तक रही थी, गुलाम वंश से संबंधित थी। अलाउद्दीन खिलजी ये आपका 1296 से 1316 तक रहता था। बाजार नियंत्रण प्रणाली, चराई घराई कर, ये सब कौन लेकर आया था, यही लेकर आया था ये अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, बहुत सारे अलाई दरवाज़ा वगैरह सब इसने ही बनवाए थे ये। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक रहता है, और सिजदा और पाइवोस की प्रथा इसने स्टार्ट की थी। नवरोज उत्सव इसने तैयार किया था, है ना। ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। बात करें इल्बर्ट विल, तो इल्बर्ट विल क्या है, आप सभी लोग जानते हैं 1883 में आया था इल्बर्ट विल, और इसमें क्या था, तो भारतीय न्यायाधीशों को अधिकार यहाँ पर दिए गए थे। रिपन के द्वारा लाया गया था, इसे श्वेत पत्र भी कहा जाता है। अच्छा, रिपन को ही हम लोग बोलते हैं सज्जन रिपन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके शासनकाल में बहुत अच्छे अच्छे कार्य हुए थे। जैसे प्रथम फैक्ट्री अधिनियम आया था, ठीक है, पहली बार जो जनगणना की गई थी वो 10 के आधार पर इसी के शासनकाल में की गई थी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, है ना, इसको इसने समाप्त कर दिया था। हंटर कमीशन जो कि एजुकेशन के लिए संबंधित था, ये भी यही लेकर आया था। ठीक है, तो काफ़ी इसको अच्छे अच्छे कार्यों के लिए जाना जाता है रिपन को। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा, महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में अभियान क्यों किया था। तो महात्मा गांधी जी ने आप सभी को बताया क्यों किया था, क्योंकि जो रॉलेट एक्ट था ये बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून था, और इसमें आपके शक के आधार पर ही जो व्यक्ति थे उनको गिरफ्तार किया जा रहा था। और आप सभी को पता है हमारे जो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आपका सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, और सत्यपाल मलिक, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था, और गिरफ्तार करने के बाद उनको डाल दिया गया। तो उनके लिए ही उन्होंने क्या किया था, जो जलियांवाला बाग था आपका, यहाँ पर एक बैठक की थी बैसाखी वाले दिन। ठीक है, यहाँ पे बैसाखी का मेला भी लगा हुआ था, लेकिन वहाँ पर आप सभी को पता है जनरल डायर के द्वारा वहाँ पर एक ऐसी घटना को घटित किया गया जहाँ पर बहुत सारे बेकसूर लोग मारे गए थे, है ना। तो उसे हम बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर पंजाब में, और इसी के तहत रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने सर की उपाधि यानी कि जो आपकी नाइट हुड की उपाधि थी उसको त्याग दिया था। गांधी जी ने अपने केसर हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। तो मैंने आपको बताया ब्रिटिश प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और बिना मुकदमे की हिरासत में रखने की अनुमति दे दी गई थी। तो इसका काफ़ी विरोध हुआ था और महात्मा गांधी जी ने इस एक्ट को काला कानून भी कहा था। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा पृथ्वी, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो तो क्या होता है, ग्रहण होता है ना। आप सभी पता है। अब कैसे होता है ग्रहण देख लीजिए। जब सन और मून के मध्य में कौन आता, अर्थ आ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण, और ये पूर्णिमा वाले दिन होता है आपका, यानी उस दिन पूर्णिमा होती है आपकी। ऐसे ही आपके सन तो अटल रहता है, उसके बीच में कौन आ जाए, मून आ जाए, अर्थ के बीच में सन और अर्थ के बीच में मून आया तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, या अमावस्या वाले दिन हो जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है ये थ्योरी भी आपसे। अगला क्वेश्चन पूछेगा, आकाशगंगाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो आकाशगंगा आप सभी को पता है हमारे पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आपकी आकाशगंगाएं हैं, और प्रत्येक आकाशगंगा में आपके लगभग 100 अरब तारे हैं।
ठीक है। तो उन्हीं में से एक हमारी एंड्रोमेडा है ना, एंड्रोमेडा भी क्या है, एक गैलेक्सी है आपकी। अच्छा, आपसे पूछा है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन था, तो वो है आपका सूर्य। लेकिन सूर्य के बाद दूसरा कौन सा है, तो वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है। क्लॉकवाइज घूमने वाले दो ग्रह कौन कौन थे, शुक्र और आपका अरुण। शुक्र और अरुण आपके क्लॉकवाइज घूमते, बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, पारंपरिक जीवाश्म ईंधन की तुलना में हाइड्रोजन को स्वच्छ ईंधन क्यों माना जाता है। तो देखिए, आपने सुना होगा कि हाइड्रोजन जो होता है उससे प्रदूषण नहीं होता है। आपने देखा होगा हाइड्रोजन ट्रेन भी चलाई जा रही हैं, हाइड्रोजन से चलने वाली आपकी कुछ बाइक भी आ गई हैं, है ना। तो ये क्या है, एक आपसे पूछा जा रहा है पारंपरिक रूप से जो आपका ग्रीन हाइड्रोजन हम लोग कहते हैं, जो कि एक स्वच्छ ईंधन है, इसको क्यों कहते हैं ऐसा। तो इसका कारण ये है कि जब आपका हाइड्रोजन जलता है, यानी इसको दहन किया जाता है, तो इससे केवल जल वाष्प ही उत्पन्न होती है और कोई ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न नहीं होती। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, आपका NO2 है, ऐसा CFC गैस है, तो ऐसा कुछ भी गैस उत्सर्जन नहीं होता जिससे आपकी ग्रीन हाउस गैस बढ़े, है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग स्वच्छ ईंधन कहते हैं हाइड्रोजन को। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, भारत में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन से हैं। तो आप सभी पता है, वैसे ऑप्शन के अनुसार था हुगली क्षेत्र था और आपका गुजरात क्षेत्र, ये आपके औद्योगिक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, प्रायद्वीपीय पठार का दक्कन ट्रैप क्षेत्र आग्नेय चट्टान से उत्पन्न काली मिट्टी से ढका है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि और अरावली पहाड़ी गुजरात से दिल्ली तक फैली हैं, जो कि एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में जानी जाती हैं। हाँ, दोनों बात सही है आपकी, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ पर दक्कन ट्रैप है, जैसे ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ पर आपका दक्कन ट्रैप है ये। और इसमें क्या है, आपके कोयले और काली मिट्टी की बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है। अब मिट्टी का फॉर्मेशन आप सभी पता है, मिट्टी अगर हम देखें तो जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा पाई जाती है और सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा होती है हमारी जलोढ़ मृदा। ठीक है। लगभग इसका जो क्षेत्र लगभग 42 से 41% तक भारत में है। उसके बाद रेड सॉइल है 18%, ब्लैक सॉइल आपकी लगभग 15%, और उसके बाद आपकी लेटराइट सॉइल है, ठीक है, जो 6 से 8% भारत में पाई जाती है। अब आपसे पूछा गया, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो मैंने आपको दोनों ही यहाँ पर मैप की सहायता से बताने की कोशिश की है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो पहले देखते हैं अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं हमारी। लूनी नदी है, साबरमती नदी है, माही नदी है, नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, मांडवी नदी है, ज्वारी नदी है, साबरमती नदी है, भरतपूजा नदी है, पेरियार नदी है और पुम्बा नदी है। ये सब कहाँ गिरती है, आपकी अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, वैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बेगई। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है। ठीक है। उसके बाद आपकी कृष्णा नदी है, ये भी आपका रखना है। कावेरी नदी है। जो गोदावरी नदी है ये आपकी कहाँ से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है, महाराष्ट्र में। कृष्णा नदी ये भी आपकी महाराष्ट्र से निकलती है, महाबलेश्वर की आपकी जो पहाड़ियाँ वहाँ से। और कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो आप सभी को याद होना चाहिए, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, कर्नाटक से। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, चागोस द्वीप समूह विवादित है। तो देखिए, चागोस द्वीप आप सभी ने मैप देखा होगा, मैप में आपने देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैप दिया, तो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ये आपका भारत का मैप है, ये इस भारत के मैप के नीचे ही आपका श्रीलंका, श्रीलंका के नीचे मालदीव है, मालदीव के नीचे ही अगर हम देखें तो चागोस द्वीप हमें देखने को मिल जाता है। तो ये विवादित है आपका किसके, यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस। लेकिन अभी हाल ही में करंट अफेयर की जो न्यूज़ है उसके अनुसार ये आपके किसका अधिकार है, इस पर मॉरिशस का ही अधिकार है। ठीक है। आगे पूछे, रेगिस्तान में वर्षा तो लगभग आपकी यहाँ पर होती है 150 mm से कम। ठीक है। अब ये आपके यहाँ पर दिखाएंगे 6 भौगोलिक क्षेत्र। हालांकि आपसे पूछा गया था कितने भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, 6 भौगोलिक क्षेत्र होते हैं भारत के। सबसे ऊपर होता है आपका उत्तर में महान हिमालय पर्वत श्रृंखला, आपको दिख रही होगी, ये पूरी की पूरी आपकी महान हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जो लगभग 2400 किलोमीटर से भी लंबी है आपकी। ठीक है। फिर उसके बाद आपके महान उत्तरी मैदान आ जाता है, फिर ये आपका गंगा यमुना का मैदान आ जाता है, जिसे उत्तरी मैदान कहते हैं। फिर आपका तटीय मैदान आ जाता है। ठीक है। उसके बाद कौन सा, तटीय मैदान आ जाता है। फिर प्रायद्वीपीय पठार आता है, यहाँ ये रेड रेड आपको दिख रहा है, पूरा प्रायद्वीपीय पठार है। भारत के महान मरुस्थल, ये पीला पीला आपको दिख रहा है, पूरा महान मरुस्थल है। फिर आपके द्वीप समूह आते हैं, ये अंडमान निकोबार, और ये आपका यहाँ पर लक्षद्वीप आ जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से 6 भौगोलिक क्षेत्रों में भारत को बांटा गया है। आगे देख लीजिए कुछ प्रमुख तट, ये भारत के हमारे तट हैं, जैसे आप सभी को पता है। उत्तर में तो हमारी सीमाएं देशों से लग जाती है, लगभग 7 देशों से लग जाती है। लेकिन दक्षिण में अगर हम देखें तो ये हमारे तटीय सीमा वाले 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 9 राज्य हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो इस प्रकार से हमारे 9 राज्य हैं। जो हमारा पूर्वी घाट है इस पर हमारे 4 राज्य हैं, और जो पश्चिमी घाट है इस पर हमारे 5 राज्य हैं। यहाँ पर हमारा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आ जाता है। इधर हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे समुद्री तट की सीमा बन जाती है, तो वहाँ पर हमारे कुछ तट बन जाते हैं। जैसे उड़ीसा में हमारा बन जाता है उत्कल तट।
ठीक है। और उसके नीचे हमारा आ जाता है ये उत्तरी सरकार तट, है ना, यहीं पर। फिर यहाँ पर तमिलनाडु वाले तट को हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल तट। यहाँ गोवा और महाराष्ट्र वाले तट को हम लोग बोलते हैं कोंकण तट। यहाँ पर हमारा ये आ जाता है कन्नड़ तट, जो कि जिसे हम लोग बोल देते हैं, क्या कहते हैं, गोवा का तट भी बोल देते हैं। और फिर उसके बाद केरल का जो तट होता है उसे बोल देते हैं मालाबार तट। क्या बोल देते हैं? मालाबार तट। ठीक है। आपसे मुझे लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ होती है? तो कोरोमंडल तट पर होती है। कहाँ पर होती है? कोरोमंडल तट पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे महासागर तल की विशेषताएं। तो महासागर तल में क्या होता है आप सभी को पता है, अथाह मैदान होता है, अथाह विशाल मैदान होता है यहाँ पर। समतल गहरे महासागर तल हैं। महासागरीय खाइयाँ होती हैं। आमतौर पर उथले अवसाद भी यहाँ पर होते हैं। तो ये गलत बात है। ठीक है, ये बात सही है आपकी, महासागर की विशेषताओं में। नेक्स्ट आपसे पूछे कौन से दो प्राथमिक संयुक्त रूप से पृथ्वी के बड़े पैमाने पर महासागरीय धाराओं को संचालित करते हैं? तो हवा और घनत्व। ठीक है, आप सभी को पता है पृथ्वी पर ये हमारी भूमध्य रेखा है, इसके बाद ये हमारी कर्क रेखा है और ये हमारी मकर रेखा है। ठीक है, इसके बाद ये हमारा उत्तरी वृत्त है और ये हमारा दक्षिणी वृत्त यानी 66.5 डिग्री वाला। तो हमारा जो पृथ्वी है घूम रही है, आप सभी को पता है दैनिक गति कर रही है और एक वार्षिक गति करती है ना, दो प्रकार गति करती है। तो यहाँ पर इसे बल लग जाता है आपका, जिसे हम बोलते हैं कोरियोलिस बल। कौन सा? कोरियोलिस बल, जो हमारा लगता है। अब इससे क्या होता है, कुछ आपकी हवाएं चलने लगती हैं ना, तो कुछ जल धाराएं होती हैं हमारी, तो ये कुछ ठंडी जल धाराएं और कुछ हमारी गर्म जल धाराएं। जो हमारी भूमध्य रेखा से ध्रुवकों की ओर चलती हैं वो तो होती है गर्म जल धाराएं, और जो ध्रुवों से आपकी इधर चलती हैं भूमध्य रेखा की तरफ वो होती है ठंडी जल धाराएं। और जहाँ पर ये दोनों धाराएं मिलती हैं वो आपका बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन करती हैं मछलियों के लिए, है ना। जैसे हमारा ग्रैंड बैंक है, ग्रैंड बैंक मछली उत्पादन के लिए बहुत फेमस है, आप सभी पता है। तो आप लोग ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा में कोई एक धारा याद कर लीजिए, एक प्रकार की धारा को, तो आप लोग अच्छे से उसको क्लासीफाई कर पाएंगे। तो मैं आपको ठंडी जलधारा याद करा रहा हूँ। एक ट्रिक है हमारी। हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है? हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है? तो ठंडी जलधारा इनको याद करने के लिए हम्बोल्ट की जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा, ग्रीनलैंड की जलधारा, वेंगुएला की जलधारा, क्यूराल की जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा, ओकोटस की जलधारा और कनेरी की जलधारा, ये सब ठंडी जलधारा है आपकी। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे हम नाहवा सेवा बंदरगाह भी कहते हैं, महाराष्ट्र के पास है। वैसे तो भारत के पास बहुत सारे बंदरगाह हैं, लेकिन मेजर पोर्ट अगर हम बात करें तो उनमें से आपका मेजर पोर्ट है 13 है। ठीक है। अब देखिए कौन कौन से आपके जो 13 मुख्य बंदरगाह हैं। तो जैसे आपने देखा गुजरात में ये हमारा कांडला बंदरगाह है, उसके नीचे फिर मुंबई बंदरगाह है, फिर यहाँ पर हमारा मारमगांव गोवा में आ जाता है, फिर न्यू मैंगलोर ये आपका कर्नाटक में आ जाता है, कोची बंदरगाह आपका केरल में आ जाता है, हल्दिया बंदरगाह कोलकाता में आ जाता है, पारादीप बंदरगाह ये आपका पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, चेन्नई तूतीकोरिन और इसके साथ साथ हमारे होता है चेन्नई बंदरगाह। ये सब कहाँ पर हमारे, ये सारे के सारे बंदरगाह हमारे चेन्नई में है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा जनसंख्या घनत्व सबसे सर्वाधिक कहाँ पर है और सबसे कम कहाँ पर? सर्वाधिक आपको बिहार में है ना, और सबसे कम कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश, मात्र 17 है। अब आपसे पूछेगा आरक्षित धन से संबंधित है। तो आरक्षित धन से संबंधित होता है हमारा M0। ठीक है, वैसे तो ये होता है, लेकिन आपसे पूछे जो मार्केट मनी होती है, मार्केट मनी सप्लाई होती है, उसको कैसे समझ सकते हैं? तो देखिए सबसे पहले आपको समझ होगा मुद्रा बाजार क्या होता है। मुद्रा बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहाँ पर विभिन्न मौद्रिक एवं वित्तीय संपत्तियाँ या परिसंपत्तियों का अल्पकाल, सामान्यतः 1 वर्ष की अवधि के लिए क्रय विक्रय किया जाता है। मुद्रा बाजार भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता एवं मुद्रा की मात्रा एवं प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। भारत में मुद्रा बाजार को 2 भागों में बांटा जा सकता है, संगठित औपचारिक मुद्रा, है ना, और एक होती है अनौपचारिक मुद्रा। इन 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें हम लोग M0, M1, M2, M4, M4 ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसकी जो डिटेल वीडियो है मैं आपको नीचे करा चुका हूँ, आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं, उसको अच्छी समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट आपसे पूछेगा किस स्थिति में तरलता जाल उत्पन्न हुआ कहा जाता है? तो बाजार दर में सापेक्ष पूर्णतः लोचदार मांग। आइसो यूटिलिटी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? उदासीनता भी कहते हैं। धन की मांग के किन्सियन सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? तरलता वरीयता सिद्धांत। ठीक है। 1947 से 1990 के बीच भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली का सबसे बड़े पैमाने पर अनुसरण किया गया? तो शुद्ध समाजवाद के रूप में, क्योंकि पहली औद्योगिक नीति आई थी 1948 में, दूसरी औद्योगिक नीति आई थी 1956 में। तो इसमें 3 भागों में बांटा गया था कंपनियों को, ABCD। ठीक है, जिसमें आपका जो था एक तो पब्लिक हो सकता है, एक प्राइवेट पब्लिक दोनों हो सकता है, और एक पूर्णतः क्या हो सकता है आपका प्राइवेट हो सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछेगा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन एक्ट कब आया था? तो ये हमारा 2003 के एक्ट में आया था। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत में लागू किए गए मुख्य सुधारों का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो स्वतंत्रता के बाद भारत में लागू किए गए भूमि सुधारों का प्राथमिक उद्देश्य था भूमि स्वामित्व में असमानताओं को कम करें और बिचौलियों को समाप्त करना। ठीक है। लालून फकीर का संबंध किससे है? तो बाउल के संगीत से आपका। और पिंडवानी ने इससे किसका संबंध है? तीजन भाई का। ठीक है।
पुष्करालू उत्सव ये कहाँ मनाते हैं? आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट बीबी का मकबरा, ये आपका औरंगाबाद। अब औरंगाबाद का नाम चेंज हो गया तो इसे बोलते हैं संभाजी नगर। औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है ये, जिसे हम बीबी का मकबरा कहते हैं। दक्षिण भारत का ताजमहल भी इसको कहते हैं, ताजमहल का पश्चिगामी इसको बोलते हैं। इसके साथ दक्षिण भारत का ताजमहल कहते हैं इसको, ताजमहल की फूहड़ नकल कहते हैं इसको। 1668 में इसके पुत्र आजम शाह ने इसको बनवाया था, ठीक है। आगे आपसे पूछेगा कोशिकाओं में प्रतिलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन जो होता है कि प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, तो इसमें डीएनए आरएनए में परिवर्तित किया जाता है। जीव जीवाणु निर्माण के माध्यम से प्रजनन नहीं करता है, तो ईस्ट कवक। नारियल की कठोर भूसी बनाने के लिए मुख्य रूप से क्या होता है, तो स्केलेन कायमा जो होता है वो होता है आपका। विटामिन की बात करें तो विटामिन आप सभी को बताया है, आप सभी ने याद किया होगा, रथ एक टॉफ़ी। क्या याद किया होगा? मैंने आप सभी को ट्रिक भी याद कराई है इसके रासायनिक नाम याद कराने की। किसकी? विटामिन के रासायनिक नाम कैसे याद कर सकते हैं आप लोग, है ना। तो उसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी होती है, रथ एक टॉफ़ी, रथ एक टॉफ़ी, है ना। तो रास वगैरह रेटिनॉल, थाइमीन, एक्सोरिसिफॉल, टेगोफेरल और फ्यूनोकिनोन। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया और आपका के हो गया। अभी आप सभी को पता है कि जो विटामिन बी होता है इसके आपके 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे विटामिन B1 जिसे हम बोलते हैं थाइमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 आपका होता है नियासिन, विटामिन B5 होता है पेंटाथोनिक एसिड, विटामिन B6 होता है पैराडॉक्सिन, विटामिन B7 होता है आपका बायोटीन, विटामिन B9 होता है आपका फॉलिक एसिड और विटामिन B12 होता है आपका साइनोकोबाल्मिन, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा पादप हार्मोन। पादप हार्मोन आप सभी को पता है, जैसे आपका ऑक्सीजन हार्मोन होता है, ये प्रकाश की ओर पौधे की वृद्धि करता है, प्रकाश की ओर पौधे की वृद्धि करता है। जिब्रेलिन्स, इसमें तने की मोटाई बढ़ती है। वृद्ध फल होते हैं, फूल होते हैं आपके, बौने पौधों को लंबा कर देता है जिब्रेलिन, ठीक है। एब्सिसिक एसिड जो होता है वृद्धि रोधक हार्मोन होता है आपका। फ्लोरेंस, ये आपका फूल खिलाना। साइटोकाइनिन हार्मोन पौधों में जड़ता रोकना और नई जो आपकी कोशिका होती है उसमें विभाजन करना। एथिलीन, ये फलों को पकाने एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन है आपका, ठीक है। तो पूछेगा बिम्स्टेक की फुल फॉर्म पूछी गई थी। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में की गई थी, हेडक्वार्टर इसका ढाका में है और बोलते हैं इसको बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसे हम लोग बिम्स्टेक बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछे थिरुवथिरा काली, ये कहाँ पर होता है आपका? केरल में, ठीक है। सेला आपका उड़ीसा का है और रूफ नृत्य जो है आपका कश्मीर का है, ठीक है। सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे बोला जाता है? तो सफ़ेद हाथियों की भूमि अपने भारत में असम को बोला जाता है, वैसे विश्व में आपका थाईलैंड बोला जाता है, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन के तहत आप सबको पता है क्या हुआ था? ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी। आपकी अनुसूची 11 जोड़ी गई थी और भाग 9 जोड़ा गया था आपका, ठीक है। इसमें कुल आपके 29 विषय थे। भाषाई आधार पर पहला आपका राज्य कौन सा बना था? तो भाषाई आधार पर पहला राज्य बना था आपका आंध्र प्रदेश, 1953 में बना था ये आंध्र प्रदेश। और आप सभी को पता है सबसे पहले धर कमीशन बनाया गया था, उसने टोटली मना कर दिया था कि हम लोग भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं कर सकते हैं। फिर आपका बनाया गया था एक जो था जेबीपी समिति बनाई गई थी, है ना, इसने भी मना कर दिया था कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, भाषाई आधार पर नहीं बना सकते। और खासकर एक राज्य के लिए एक भाषा के लिए एक राज्य बनाएंगे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन बाद में आपका आया था फजल अली कमेटी 1953 में, है ना, उन्होंने क्या कर दिया, इसमें आपके 3 सदस्य थे, ठीक है, और फजल अली इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। इन्होंने आपके भाषाई आधार पर पहला राज्य का गठन कर दिया, कब? तो 1953 में, ठीक है। तो आप सभी को याद रखना पहला आंध्र प्रदेश राज्य था हमारा। और उस समय आपके जो आया था पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956 में, उसके तहत आपके 14 राज्य और 6 यूनाइटेड स्टेट आपके बनाए गए थे, यानी यूनाइटेड स्टेट मतलब आपके जो है यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आप राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 12। किसके द्वारा किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। आपको 3 आर्टिकल याद रखने हैं, आर्टिकल 79, 80 और 81, जिसको हम सरला के नाम से याद रख सकते हैं। 79 में संसद, 80 में है आपकी राज्यसभा और 80 में आपकी लोकसभा, ठीक है। 81 में है आपकी लोकसभा। स्थायी सदन हम किसको बोलते हैं? राज्यसभा को बोलते हैं। टोटल जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा में 250 होते हैं, जिसमें 238 आपके निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र से, ठीक है। अगला क्वेश्चन था साथियों हमारा मौलिक अधिकारों का। मौलिक अधिकार आप सभी को पता भाग 3 में है, भाग 3 में, और इसकी बात की गई हमने आर्टिकल 12 से 35 तक हमने इसकी बात की है और इसको ही हम लोग भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं और इसको हमने यूएसए के संविधान से लिया हुआ है। अगर हम बात करें ये 6 प्रकार के कौन कौन से हैं, वैसे तो मूल संविधान में ये 7 प्रकार के थे, लेकिन वर्तमान में ये 6 प्रकार के हैं। एक जो हमारा था संपत्ति का अधिकार, उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था,
ठीक है। तो इसमें आपका एक तो होता है समानता का अधिकार, आप सभी को पता है, एक होता है स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, एक होता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और एक होता है आपका सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, है ना, और एक होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। तो इस प्रकार से बात की गई है किसके, हमारे मौलिक अधिकारों की। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा एक बार पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें आपकी रिकॉल हो जाएंगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था द्विसदनीय विधायिका के बारे में। द्विसदनीय विधायिका आप सभी को पता है किसके पास है, तो केवल और केवल भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास द्विसदनीय विधायिका है। कौन कौन से वो राज्य हैं, तो यूपी का भैया हो गया आपका बिहार, महाराष्ट्र का भैया हो गया अपना कर्नाटक, और कर्नाटक आंध्र प्रदेश का भैया हो गया तेलंगाना। तो इस प्रकार से याद कर लो, ये भैया भैया दो भैया हुए आपके, यूपी बिहार महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है। तो 6 भैया हैं जिनके पास आपके द्विसदनीय विधायिका है। और द्विसदनीय विधायिका अगर हम बात करें विधान परिषद और एक होता है विधानसभा, तो उसको बोलते हैं द्विसदनीय। ठीक है। तो केवल 6 राज्य हैं जिनके पास विधानसभा विधान परिषद है। तो विधान परिषद ये आर्टिकल 169 में बताया गया, और विधान परिषद की संरचना के बारे में आर्टिकल 171 में बताया गया है। अब विधान परिषद की जो गठन होता है, आप सभी को पता है विधान परिषद की विशेषता क्या है, एक स्थायी आपका निकाय है। ठीक है। यहाँ पर जो इसका कार्यकाल होता है विधान परिषद का वो कोई नहीं होता, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों को क्या किया जाता है, सेवानिवृत्त किया जाता है। और इसमें जो आपकी सदस्यों की संख्या होती है वो अधिकतम होती है विधानसभा का 1/3 सदस्य। ठीक है। और मिनिमम हो सकते हैं आपके 40। जैसे विधान परिषद सबसे कम आपकी संख्या कहाँ पर है, तो तेलंगाना में 40 सीटें हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश की आप सभी को पता है विधान परिषद की इतनी 100 सीटें हैं। ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना होगा आपको, 100 सीटें। ठीक है। ठीक है। तो ये भी आपको रखना है। ठीक है। विधान परिषद के बारे में 100 सीटें यूपी के पास हैं। मैक्सिमम यहाँ पर विधानसभा में 60 हो सकती हैं, वो विधानसभा में आपकी मिनिमम 60 हो सकती हैं, और मैक्सिमम आपके 500 सदस्य हो सकते हैं। और इसका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है विधानसभा का, लेकिन विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता। ठीक है। आगे आपसे पूछेगा गवर्नर और गवर्नर जनरल। जैसे कि आप सभी को बताया है, सबसे पहले बंगाल में जो था आपका, वो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, वो था रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन फिर आया था आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, और इससे क्या किया गया, जो बंगाल का गवर्नर था उस बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और वो बने थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स पहले। फिर आया आपका 1833 का चार्टर एक्ट, और इस 1833 के चार्टर एक्ट से क्या किया गया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वो बने थे पहले आपके कौन, विलियम बेंटिंग। देन उसके बाद आया था आपका 1858 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट, और इससे क्या हुआ था, आपका जो भारत का गवर्नर था उसका नाम चेंज करके कर दिया गया उसको वायसराय, और भारत के पहले वायसराय बने थे आपके कौन, कैनिंग। ठीक है। तो ये आपको तीनों डेट याद रखनी है, एक तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, एक 1833 और एक 1858। फिर स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था आपका माउंट बेटन, और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और अंतिम भारतीय या अंतिम आपके गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे आपके सी राजगोपालाचारी जी। अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, मंत्री या प्रधानमंत्री बने रहने के लिए आप सभी को बताया, जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है किसी व्यक्ति को आपका मंत्री बना दिया जाता है, तो उसको 6 माह के भीतर क्या करना होगा, निर्वाचित होना होगा, वरना उसकी सदस्यता जो है रद्द कर दी जाएगी। आर्टिकल 50 कहता है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना यानी अलग करना। आर्टिकल 131 कहता है सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्र अधिकार। आर्टिकल 312 कहता है अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण। और आर्टिकल 263 कहता है अंतर्राज्यीय परिषदों की बात की गई है। जो अंतर्राज्यीय हमारी परिषद है वो एक कैसी लीगल बॉडी है, ठीक है, जिसके संविधान में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आपसे मुझे भूकंप मापी यंत्र केंद्र से कितनी दूरी पर पी तरंगों के आगमन को रिकॉर्ड करता है, तो जो भी आपका 145 डिग्री से परे होगा उन सभी को ये रिकॉर्ड कर लेगा। यानी कहने का मतलब है जो हमारी पी वेव्स होती हैं ये तीनों अवस्था में आपका गमन करती हैं, ठोस द्रव गैस तीनों में। लेकिन जो हमारी सेकेंडरी वेव्स होती हैं यानी एस वेव जो होती हैं ये क्या करती हैं, केवल ये गैस को छोड़कर द्रव को छोड़कर, किसको छोड़कर, द्रव, ठोस द्रव को छोड़कर ये सब में क्या कर सकती हैं, गमन कर सकती हैं एस वेव्स। जबकि आपका जो एल वेव्स होती हैं ये भी तीनों माध्यम में, लेकिन सबसे घातक और सबसे खतरनाक होती हैं एल वेव्स। आपके यहाँ पर जो गैस लिखा है ना, यहाँ पर लिख लेना आप लोग द्रव, क्या लिखोगे यहाँ पर द्रव, ठीक है, ठोस द्रव गैस ऐसे करके था। नेक्स्ट आपसे पूछेगा असंबद्धताओं के बारे में। आप सभी को बताया असंबद्धताएं, जैसे हमारी ये पृथ्वी को 3 लेयर्स में काटा गया था, भूपर्पटी है ना, मेंटल और कोर। लेकिन इनको भी बाद में आपके 5 असंबद्धताओं के द्वारा जान सकते हैं। इसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। जैसे आपसे पूछे कौन मारे गुलेल, तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं कौन मारे गुलेल, तो कॉनरेड, मोहो, रेबडी, गुडेनबर्ग और आपका लेमैन, ठीक है। तो जो आपका कॉनरेड होता है वो ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के मध्य होता है, ठीक है। यहाँ पर ये चित्र के माध्यम से भी आप लोग समझ सकते हैं, और ये इनमें से एक क्वेश्चन आपको मिलना तय है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा बाजार में क्रेता विक्रेता मुख्यतः व्यक्ति और संस्थाएं ब्रांड और स्टॉक जैसी वित्तीय प्रतिभूतियों के बाजार में संलग्न होते हैं, तो उसे हम बोल देते हैं पूंजी बाजार, ठीक है। इसको थ्योरी में याद कर लेना आप लोग। आगे आपसे पूछेगा जीडीपी।
जिसे बोलते हैं सकल घरेलू आय, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, या फिर जीडीपी इसको हम बोलते हैं। किसी भी देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं को समस्त मूल्य जो होता है वो जीडीपी कहलाता है। इसमें पूंजी, स्टॉक के मूल्य ह्रास के प्रतिस्थापन, निवेश भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो जीडीपी में रैंक जो थी हमारी वो 7th रैंक है। कौन सी रैंक थी अब तक? 7th रैंक थी। और सबसे ज़्यादा जीडीपी जो आती है हमारी कहाँ से आती है? वो सेवा से आती है। ठीक है, कहाँ से आती है? सेवा से। ठीक है, देखिए आप 54% देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा सेवा से है। ठीक है, कृषि से लगभग 16.1% है, इंडस्ट्री से लगभग हमारे 30% यानी 29.5 तक है आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपसे मुझे प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी ये कहाँ होती है आपकी? देखने को मिलती है कृषि में। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी वैसे संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। किसे कहते हैं? नए और विकसित उद्योग में कौशल कमी में के कारण नौकरी ना पाने वाला। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी होगी। आगे मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो मौलिक कर्तव्य आप सभी को पता है हमने कहाँ से अडॉप्ट की है? सोवियत संघ या यूएसएसआर से। आप सभी को पता होना चाहिए ये हमारे भाग 4 काम हैं और मूल संविधान में ये नहीं थे। आज वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। लेकिन आप सभी को पता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 से इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे संविधान में। और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था, जो किससे संबंधित है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रबंधन किया जाए। और आर्टिकल 51 के इसके तहत बताया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछेगा मेदराम यात्रा। तो ये सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार है जो कि तेलंगाना में मनाया जाता है आपका महा महीने में। ठीक है, और तेलंगाना में बथुकम्बा भी मनाते हैं, आपका बोनालू उत्सव भी मनाते हैं। तबला वादक देखें आपके कौन कौन से हैं? तो अल्लाह रखा खां, साबिर खान, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष और संदीप दास, ये सब कैसे हैं आपके? ये सब आपके तबला वादक हैं। आपातकाल की बात करें तो आपातकाल जो है हमारे भाग 18 में है, आप सभी को पता होना चाहिए। आर्टिकल 352 से 360 तक इसकी बात की गई है। और ये हमने जो प्रभाव के सिद्धांत हैं वो कहाँ से लिए? जर्मनी से लिए हैं। आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता आपातकाल के दौरान भी। और आपातकाल कितने प्रकार के? मैंने बताया 3 प्रकार के। एक होता है 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में होता है राष्ट्रपति शासन और 360 में होता है वित्तीय आपातकाल। जो आपातकाल, जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, इसके 3 आधार होते हैं। एक होता है युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति जो था वो 44वें संविधान संशोधन से इस शब्द को हटा दिया गया 1978 में, और इसके तहत एक शब्द जोड़ा गया जिसको बोलते हैं सशस्त्र विद्रोह। यहीं पर कैबिनेट के लिखित अनुरोध पर इसको किया जा सकता है। अब जो होता है आपका इसकी जो अवधि होती है वो कम से कम आपकी लगभग 1 माह के भीतर संसद में आपको पारित करना होगा 6 महीना के लिए। अधिकतम इसकी कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है, 3 बार अब तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। 1962 में लगा था आपका, फिर 1971 में लगा है और एक 1975 में लगा है। 1962 में चीन का अटैक हुआ था भारत पर, उस समय आपका लगा था। राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। फिर इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था 1971 में, और 1975 में ये आपका आंतरिक अशांति के आधार पर लगा दिया गया था। फखरुद्दीन अली अहमद उस समय हमारे राष्ट्रपति थे और इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट आपसे पूछेगा हरित क्रांति की आवश्यक विशेषता क्या थी? तो आवश्यक विशेषता थी उपज वाले बीजों से फसल उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। हरित क्रांति जब भारत में आपके स्वामीनाथन और विश्व में आपके नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति ये किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से। और बादामी क्रांति आपसे पूछे मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति पूछे फल, शहद और बागवानी संबंधित थी। ठीक है, अगला आपसे पूछेगा सीएजी का वेतन। तो सीएजी को जो वेतन मिलता है वो आपको संचित निधि से मिलता है। आर्टिकल 266 में संचित निधि की बात की गई है, वहाँ से मिलता है। ठीक है, और सीएजी की चर्चा की गई है आर्टिकल 148 में। ठीक है, वर्तमान में कौन है हमारे? के संजय मूर्ति, और पहले थे हमारे पी नरहरि राव। ठीक है, नीति निषेक तत्व ये भाग 4 में आप सभी को पता है, आयरलैंड से हमने इनको लिया है नीति निषेक तत्वों को। अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें बताई जाती कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी। आर्टिकल 36 से 51 तक इनकी बात की गई है, हमने आयरलैंड से इसको लिया है और इसको 3 भागों में बेसिकली बांटा गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि संविधान में इसको बांटा गया था, ये अपनी समझ से इसको बांटा गया। जैसे उदारवादी इसमें कौन कौन से हैं? 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51। समाजवादी में देखें तो कौन कौन सी? 38, 39, 39A, 41, 42, 43 और 47। और गांधीवादी में आपके 4 आर्टिकल आते हैं, 40, 43, 46 और 48। ठीक है, राज्यों को कल्याणकारी बनाना होता है इसका उद्देश्य। ठीक है, इन्हें सुप्रीम कोर्ट में हम लोग चुनौती नहीं दे सकते हैं, ये आपके प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। और अनुच्छेद 37 में ये बताया गया है कि डीपीएसपी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। संसद चाहे तो डीपीएसपी में परिवर्तन कर सकती है।
और आर्टिकल 36 बताया गया राज्यों की परिभाषा के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछेगा सुप्रीम कोर्ट की रिट है। तो आप सभी को पता है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। 5 प्रकार की रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, सशरीर प्रस्तुत करना, परमादेश हम आदेश देते हैं, प्रतिषेध मना करना होता है, अधिकारपेक्षा किस अधिकार से हम लोग कार्य कर रहे हैं, उत्प्रेक्षण पूर्णतः यहाँ पर सूचित या पूर्णतः मना करना होता है, ठीक है। बगरुम्बा, ये बगरुम्बा उत्सव कहाँ का है? बगरुम्बा नृत्य जो है आपका असम का है। देवधनी नृत्य ये आपका असम का है। यहाँ नाग देवी मनसा की पूजा की जाती है, ठीक है। भाग 1 में पूछे तो क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 1 में संघ और राज्य क्षेत्रों की बात की गई है। इंडिया दैट इज भारत CLB यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना। आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण, परिवर्तन, राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 13 मूल अधिकार से असंगत अल्पीकरण करने वाली विधियाँ आपकी बनाई जाती हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करें तो अनुसूचियाँ कितनी आपकी? कुल अनुसूचियाँ अभी वर्तमान में 12 है, लेकिन मूल संविधान में कितनी थी? 8 थी। जो 9 भी जोड़ी गई, 10 भी जोड़ी गई, 11 भी जोड़ी गई और फिर 12 भी जोड़ी गई। तो ये पहले संविधान संशोधन से 9वीं अनुसूची, ये 52वें संविधान संशोधन से, ये 73वें संविधान संशोधन से और ये हमारी 74वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी, ठीक है। आइए एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं हमारी भारत की जो भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ उनके बारे में। पहली अनुसूची में हमारा क्या? तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बात की है। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते के बारे में बात की है। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बात की गई है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ठीक है। 5वीं अनुसूची में बात की गई है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बारे में, ठीक है। 6ठी अनुसूची में बताया गया है पूर्वोत्तर के 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 7वीं अनुसूची में सूचियों की बात की गई है और 3 प्रकार की सूची, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का जो बंटवारा किया था उसके तहत 3 सूचियाँ हैं आपकी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की बात की गई है। वर्तमान में हमारी 22 भाषाएं आप सभी को पता है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार की बात की गई, जमींदारी उन्मूलन किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून, 11वीं अनुसूची में पंचायत और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की बात की गई है। आगे आपसे पूछेगा ब्लड। अब ब्लड जो होता है आप सभी को बताया खून, जो है हम लोग कहते हैं तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक कहते हैं, क्यों कहते हैं? ठीक है, लिक्विड कनेक्टिविटी टिश्यूज होते हैं इसमें, ठीक है। और स्टडी कहते हैं हम लोग इसकी हेमेटोलॉजी। इसका pH वैल्यू होता है 7.4, है ना। बॉडी वेट अगर हम देखें तो लगभग ये हमारा 7% होता है बॉडी वेट का, 5 से 6 लीटर होता है। निर्माण इसका होता है अस्थि मज्जा में। तरल पदार्थ जो होता है उसे बोलते हैं हम प्लाज्मा, ठीक है। और ये लगभग शरीर में जो खून होता है उसका 55% भाग इसमें प्लाज्मा का होता है, जिसमें प्लाज्मा में आपका लगभग 90 से 92% तक आपका क्या होता है? जल होता है। वहीं पर आपके देखें 45% यहाँ में होती है कणिकाएँ। कणिकाओं में आपका RBC होता है, WBC होता है और प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, इसका जो प्रतीक था वो था कमल और रोटी। दिल्ली में नेतृत्व कर रहे थे आपके बहादुर शाह जफर सेकंड, लेकिन ये ऐसा ना दे तो वक्त खां भी हो सकता है, क्योंकि उनका सेनापति जो था वो आपका वक्त खां था। ये तो बड़े बूढ़े थे आपके काफ़ी। कानपुर में देखें नाना साहेब थे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, बिहार में कुंवर सिंह थे, फैजाबाद में आपके मौलवी अहमदुल्ला थे। और इसी के तहत बाद में क्या हुआ था? 1857 क्रांति के बाद आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 का, और इसके तहत वायसराय आपका बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग। जो BOD और BOC हुआ करता था उसका पद समाप्त किया गया। एक नया सचिव, भारत सचिव नया पद बनाया गया था आपका, ठीक है। अगला है क्लाइमेट चेंज ग्राफ हुआ था हमारा CWG, है ना। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर मैं आपको मैप लगा के दे दिया है, इसको आप लोग देखना। और यहाँ पर जैसे आपको पूछे कि DFC, तो ये यहाँ पर होता है आपका शीत आर्द्र जलवायु होती है, ठीक है। कहीं पर आपका होता है कौन सा? CWG। तो इसमें आपका क्या होता है? CWG में आपका शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून यहाँ पर होता है CWG, ठीक है। तो ये आप लोग देख लें, इसे हम बोलते हैं कोपेन जलवायु वर्गीकरण, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे मंदिर शैली। तो मंदिर शैली होती है 3 प्रकार की, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। उत्तर भारत में होती है नागर शैली, मध्य भारत में होती है आपकी बेसर शैली और दक्षिण भारत में होती है द्रविड़ शैली। और मंदिर का उत्तर भारत में सबसे पवित्र जो स्थान होता है उसे बोलते हैं गर्भगृह, जहाँ पर आपकी मूर्ति को स्थापित किया जाता है। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन। तो 1916 के कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार जी इसके अध्यक्ष थे। और यहाँ पर कांग्रेस, मुस्लिम लीग, गरम दल, नरम दल का क्या हुआ था? विलय हो गया था। 1907 में फूट पड़ी थी इनमें सूरत अधिवेशन के तहत, है ना। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था। आगे चट्टानों के बारे में पूछेगा आपसे। चट्टानों के प्रकार आप सभी बताया। चट्टानें होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान, ठीक है। तो ये चट्टानों के बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रखना। आग्नेय चट्टान के प्रकार जो होते हैं, एक होता है आग्नेय आंतरिक चट्टान और एक होता है बाह्य आग्नेय चट्टान, है ना। और बाह्य आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल आपका बेसाल्ट है, ठीक है।
आगे हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका अपुष्पोद्भिद जिसे हम क्रिस्टोगेमस बोलते हैं, और एक होता है पुष्पोद्भिद जिसे हम बोलते हैं फेनोगेमस फेनरोगेमस। जो आपके अपुष्पोद्भिद होते हैं इसमें फूल बीज नहीं होते हैं, है ना, और इसमें फूल और बीज होते हैं। इसमें ये तीन प्रकार से बांटा जाता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इसको बोलते हैं हम लोग अनावर्त बीजी यानी जिम्नोस्पर्म, और एक होता है आवर्त बीजी जिसे बोलते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है। ब्रायोफाइटा जो होते हैं आपके जल थल तीनों में पाए जाते हैं और पादपों को उभयचरी होते हैं। ठीक है। टेरिडोफाइटा होता है ये केवल स्थल पर पाए जाते हैं, पादप और सरीसृप इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछिए फूजियामा ज्वालामुखी कहाँ पर है? जापान में है आपका। संयुक्त ज्वालामुखी है, इसमें गाढ़ा गाढ़ा आपका क्या निकलता है? तो आपका लावा निकलता है या मैग्मा निकलता है। नेक्स्ट आपसे मुझे वनस्पति जगत का सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सा है? तो वो है आपका एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट आपसे पूछेगा साइटोस्केलेटन का कौन सा घटक कठोर खोखड़ी छड़ें हैं जिनका व्यास लगभग आपका 25 नैनोमीटर होता है, जो माइक्रोनेटिक स्पिंडल बनाकर कोशिका चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वह सूक्ष्म नलिका है। पाल वंश के धर्मपाल को किसने हराया था? तो आप सभी कन्नौज के लिए आपका त्रिपर्षीय संघर्ष हुआ था। तो पाल वंश से थे आपके धर्मपाल, राष्ट्रकूट धर्म के थे आपके राष्ट्रकूट वंश के थे ध्रुव, और गुर्जर प्रतिहार की तरफ से थे आपके कौन? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। क्योंकि ये कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था आपका, जिसमें पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और आपका राष्ट्रकूट वंश था। ऐसे मान लीजिए भारत है आपका, तो यहाँ से थे आपके कौन? पाल वंश, यहाँ से थे आपके राष्ट्रकूट वंश, और यहाँ से थे आपका गुर्जर प्रतिहार वंश, और यहाँ पर ये लड़ रहे थे कन्नौज के लिए। भाग 9 अगर हम बात करें तो इसमें पंचायती राज की बात की गई है। आर्टिकल 243 से 243 तक है। भाग का इसमें 9 का काम है नगर पालिकाओं की बात की, तो पी से आपके जेड जी तक बात की गई है, फिर आपके जेड टी से बात की गई है आगे तक। ठीक है। डोलड्रम जिसे हम हिंदी में उदासी कह सकते हैं, ये कम वायुमंडलीय दबाव के क्षेत्र में आपका जो होता है बेल्ट है जहाँ व्यापारिक भावनाएं चलती हैं। जैसे मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा, और यहाँ से आपका नॉर्थ में 5 डिग्री और साउथ में 5 डिग्री, इसके बीच में हमारा डोलड्रम की स्थिति बनती है। ठीक है। राजपुर घाट की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा शक्ति के साथ की थी, तो वो की थी आपके होलकर के साथ 1805 में। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। वैसे तो अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की, अगर साथियों आप सभी को बताया मोहनजोदड़ो, या इसको हम लोग बोल सकते हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित होता है ये। अब हड़प्पा सभ्यता जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, लगभग 2500 से आपकी और 1750 बीसीवी की बात है। सिंधु घाटी सभ्यता जिसके तहत हमने कार्बन डेटिंग यानी C4 पद्धति के द्वारा आधार पर इसको बताया गया है, और ये कैसा है? एक आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित सभ्यता है। प्रथम नगरीय सभ्यता है, कपासी सभ्यता है। ठीक है। और यहाँ लोहे से जो प्रमाण है वो नहीं मिलते हमें, लोग हथियारों में से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हम देखें तो उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दैमाबाद है आपका, पूरब में आपका आलमगीरपुर है, और पश्चिम में आपका लगभग ये है आपका सुतकांगडोर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। हड़प्पा टीलों का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 में चार्ल्स मैसन के द्वारा खोजा गया था, और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में राय बहादुर साहनी, दयाराम साहनी जो थे हमारे, इन्होंने सबसे पहले खोज की थी हड़प्पा की। फिर 1922 में मोहनजोदड़ो ने राखलदास बनर्जी ने इनकी खोज की थी। यहाँ पर बहुत ही फेमस बंदरगाह आपका लोथल गुजरात में। ठीक है। इनकी जो लिपि है इसको नहीं पढ़ा गया था, आप सभी पता है, भाव चित्रात्मक लिपि से संबंधित था इनका जो भी था, है ना। नेक्स्ट आपसे पूछेगा भोजन में वे यौगिक क्या कहलाते हैं जो लाभदायक आंत सूक्ष्म जीव की वृद्धि या क्रियाशीलता में प्रेरित करते हैं? तो इसे बोलते हैं प्रियोबायोटिक्स। ठीक है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने लिया था। ठीक है। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे 1923, 31, 32 में, और गांधी जी सेकंड में कांग्रेस की तरफ से गए थे, आपको याद होना चाहिए, राजपुताना जहाज से गए थे। मैग्नीशियम होता है Mg, बोरॉन होता है B, मैग्नीज होता है Mn, और बेरियम होता है आपका Ba। पहला नेशनल पार्क आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसे हम हेली नेशनल पार्क भी बोलते हैं, और आज वर्तमान में इसे हम रामगंगा नेशनल पार्क भी बोलते हैं। ठीक है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, काजीरंगा असम में है, और राजा जी उत्तराखंड में है। ठीक है। नेक्स्ट लाहौर षड्यंत्र केस में मौत की सजा तो किसको दी गई थी? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 31 मार्च 1931 पर इनको फांसी से लटका दिया गया था, क्योंकि सैंडर्स हत्याकांड जो हुआ था, है ना, उसी संबंधित आपका लाहौर षड्यंत्र केस। नेक्स्ट आपसे पूछेगा प्लेटे हिस्टेमिथीज से पाचन तंत्र में छिद्र होते हैं, सिंगल छिद्र होते हैं। निर्मल हृदय धर्मशाला की स्थापना किसने की थी? तो मदर टेरेसा ने की थी। एक ऐसा स्थान उपलब्ध कराना है जहां गंभीर रूप से बीमार लोग शांति से मर सकें, उसके लिए निर्मल हृदय आपका धर्मशाला स्थापित किया गया था। आर्कटिक महासागर के तटीय शेल्फों में से एक साइबेरियाई शेल्फ पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है, जहां तट से कितनी दूरी पर है? तो ये आपका लगभग 1500 किलोमीटर। मुगल काल में कपास और गन्ना जैसी नगदी फसलों को क्या कहा जाता था? जिन्स ए कामिल कहा जाता था।
शकरकंद पकाते समय थर्मोस्टेबल एंजाइम स्टार्च का हाइड्रोलाइजेशन करता है कौन? तो बीटा एमाइलेज। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, समान आणविक सूत्र लेकिन भिन्न संरचना वाले दो यौगिक को किस रूप से जाना जाता है? तो संरचनात्मक समायवी। आप सभी लोग समस्थानिक, जहाँ पर आपका किसी भी तत्व का परमाणु स्थान जो होता है वो समान होता है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है, तो उसे बोलते हैं समस्थानिक। जहाँ पर भार एक समान होता है लेकिन स्थान अलग अलग होता है, तो उसे बोलते हैं समभारिक। ठीक है, तो ये भी आपको बोलते हैं, याद रखना होगा। तो देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, इसमें 2-4 क्वेश्चन थे जो मैंने मिक्स कर दिए थे, आपके जो टॉपिक था उसमें मैंने मिक्स कर दिए थे, तो उनका नंबर मैंने नहीं लिखा था। नृत्य, ये शिकार नृत्य आपका कहाँ किया जाता है? तो याद रखना, ये आपका गुजरात में किया जाता है। पूछे बटरफ्लाई नृत्य, ये आपका नागालैंड में है। अल्लू अट्टी नृत्य, ये आपका कोनांग जनजाति जो है नागालैंड में, इसके द्वारा किया जाता है। बिहू, बगरम्बा, देवधानी और सत्रिया, ये असम के आपके हैं। और झूमूर भी का आपका असम का ही है। मेघालय में लाहो और बांग्ला जो आपका यहाँ का नृत्य है, इसे फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स कहा जाता है। मणिपुर में आपसे पूछे पोंगचोलम और लाई हरोबा है, बहुत फेमस। और मिजोरम में आपसे पूछे चेराव, बैम्बू डांस, चेलम और खुल्लम, ये सब आपका मिजोरम का है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे जीविती पूजा, तो ये जीविती पूजा कहाँ की जाती है? तो आपकी महाराष्ट्र में की जाती है। ये जो वहाँ की आपकी वैवाहिक पत्नियाँ जो होती हैं, उनके द्वारा अपने पति और बच्चों के कल्याण के लिए इसको किया जाता है। और महाराष्ट्र में अगर हम देखें कौन कौन से नृत्य हैं, तो लावड़ी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लेजिम है, कोलिंग है, तमाशा है और पांडव है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा, श्री जगन्नाथ मंदिर का विशाल मुख्य गर्भगृह जो कि क्लासिक कलिंग वास्तुकला शैली में निर्मित है, ये कितने मीटर का है? तो लगभग आपका 65 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। ठीक है, लिंगराज मंदिर हो, कोणार्क सूर्य मंदिर हो, सब दोनों के दोनों आपके उड़ीसा में हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बाप्सी, कौन सा? बामसी वाद्य यंत्र जो है वो आपका एक पवन वाद्य यंत्र है, यानी जिसे हम सुसिर वाद्य यंत्र भी कह सकते हैं। जैसे हमारी शहनाई होती है, बांसुरी होती है, जिनमें हम लोग फूंक मारते हैं, यानी वायु का प्रभाव उसमें छोड़ते हैं, उससे ये बजते हैं, उसे बोलते हैं सुसिर वाद्य यंत्र या पवन वाद्य यंत्र। और ये वापसी ये तमिलनाडु का आपका एक वाद्य यंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछिए, कंडाली उत्सव, ये कंडाली उत्सव कहाँ का है? तो ये आपका उत्तराखंड का है। विशेष फूल के खिलने पर इस उत्सव को मनाया जाता है आपका कंडाली उत्सव। फूलों की घाटी, ये कहाँ पर? आपके उत्तराखंड में ही है। दुर्गा पूजा आपसे पूछिए, ये कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है दुर्गा पूजा, और महालय से इसको स्टार्ट किया जाता है। देवर गीत, ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, मणि महेश मेला कहाँ लगता है? तो हिमाचल प्रदेश में। सोनपुर पशु मेला बिहार में। सूरजकुंड मेला हरियाणा में। और पुष्कर मेला आपका राजस्थान में लगता है। नारायण राव राजहंस, इनका संबंध किससे है? तो ये महाराष्ट्र नाट्य संगीत से संबंधित है आपके, और इनको ही बाल गंधर्व के नाम से भी जाना जाता है, नारायण राव राजहंस को। नेक्स्ट आपसे मुझे सील डांस या सील डांस, जिसे हम परिचाकली लोक नृत्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर? आपका लक्षद्वीप में किया जाता है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर जो हैं आपके, ये किस वंशों ने बनवाए थे? तो पल्लव वंश ने बनवाए थे। पल्लव वंश जिसकी राजधानी कांचीपुरम है। सावंत, ये किसके? तो सातवाहनों के सावंत थे, और इनका संस्थापक था आपका सिम्भा विष्णु। ठीक है, चालुक्यों की अगर हम बात करें तो चालुक्यों की राजधानी थी बादामी, और इनके द्वारा ही आपके बेसर शैली के मंदिर को क्या किया गया था? डेवलप किया गया था, यानी बेसर शैली को डेवलप किया गया था। अब इसमें होता क्या है, आप लोग याद रखना, जो आपकी बेसर शैली होती है, इसमें जैसे आपका होयसल मंदिर है, चिनाकेश्वर मंदिर जो कि विष्णु मंदिर है, ये सब आपका बेसर शैली में निर्मित है। वहीं पर आपसे पूछे, आगरा का किला वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल हुआ था? तो 1983 में शामिल हुआ था। आगरा का किला हुआ था, एलोरा, ठीक है, अजंता, और आपका क्या ताजमहल, ये सब 1983 में शामिल किए गए थे। मुगल वंश का ये निवास था आपका आगरा का किला, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। कुंभ का मेला, अगर आपसे पूछे कुंभ का मेला कहाँ कहाँ लगता है, तो भारत में 4 जगह लगता है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड, और नासिक आपका ये कहाँ पर है? तो नासिक आपका महाराष्ट्र। इन 4 जगह ये कुंभ मेला लगता है। और कुंभ मेले की शुरुआत किसने की थी? तो आप सभी को पता होगा, ये हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तमिलनाडु में कौन सा पारंपरिक कठपुतली नाट्य रूप में रामायण और महाभारत के प्रसंगों को चित्रित करने के लिए किया जाता है? तो वह बोम्बा लाट्यम। कौन सा है? बोम्बा लाट्यम, ये आपको याद रखना है, पारंपरिक कठपुतली नृत्य है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, प्राचीन
काल में वर्तमान तक, यानी प्राचीन काल से वर्तमान तक में मानव समाजों और संस्कृतियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव विज्ञान इसे हम बोलते हैं। क्या कहते हैं? मानव वैज्ञानिक। ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कनिंघम थे। और पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो बताना, ये थी आपकी देवला मिश्रा। अगला क्वेश्चन पूछेगा, राष्ट्रीय जो आपके फिल्म पुरस्कार होते हैं, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जिनकी शुरुआत 1968 में हुई थी, इसमें पहली बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया था? तो उत्तम कुमार को दिया गया था। 2024 में भारत रत्न कितने व्यक्तियों को दिया गया था? तो 5 व्यक्तियों को दिया गया था। चौधरी चरण सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन और PV नरसिम्हा राव, इनको मरणोपरांत दिया गया था। ठीक है, इसके साथ कर्पूरी ठाकुर को भी मरणोपरांत दिया गया। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2022 किसे दिया गया था? मिथुन चक्रवर्ती को। और 2023 में किसको दिया गया? मनोहर लाल को। ये मोहन लाल है या मनोहर लाल है? एक बार कंप्लेन इसको बताना है, मोहन लाल है या मनोहर लाल है। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये मोहन लाल है। ठीक है, मनोहर लाल नहीं है। ठीक है, मोहन लाल कर लेना इसको। और पहली महिला जिनको दिया गया था ये, तो वे थी आपकी देविका रानी। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा, मिस वर्ल्ड 2017 ये कौन बनी थी? तो वो थी आपकी मानसी छिल्लर। आपसे पूछे भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन थी? तो वो थी सुष्मिता सेन। और पहली मिस वर्ल्ड कौन थी? तो वो थी रीता फारिया। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में। और मदर टेरेसा को ये 1979 में दिया गया था शांति के क्षेत्र में। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस महिला को दिया गया है? तो वो महादेवी वर्मा को दिया गया है, आप लोग याद रखना। हाल ही में 59वें नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था ये विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया था। ये छत्तीसगढ़ के थे आपके। और ज्ञानपीठ पुरस्कार कुल 22 भाषाओं में दिया जाता है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 1963 में मास्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय अभिनय पुरस्कार किसे दिया गया? सुचित्रा सेन इन महिला को दिया गया था, पहली महिला थी। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 ये किसे दिया गया है? तो अद्वैत कोठारी को दिया गया है। इनका उपन्यास है सिद्धार्थ द बॉय टू बिकेम द बुद्धा। ठीक है, 2024 का ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 4 खिलाड़ियों को दिया गया था, हरमनप्रीत सिंह, मनु भाकर, प्रवीण कुमार और D गुकेश। नेक्स्ट आपसे पूछे, पौधों में जल सेवन किसके द्वारा किया जाता है? तो पौधों में जल सेवन किया जाता है जाइलम के द्वारा। ये कॉम्प्लेक्स प्रकार के होते हैं हमारे। और खनिज पदार्थों का जो करता है वो कौन करता है? तो वो होता है हमारा फ्लोएम। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, एक पादप कोशिका से दूसरी पादप कोशिका तक स्पर्श की उत्तेजना संचारित होती है, तो उसे हम कहते हैं विद्युत रासायनिक संकेतों का संरक्षण करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछे, गुर्दे की नलिकाओं में बनने वाले फिल्ट्रेट में मूत्र निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः है? तो ये इसमें कौन कौन सा ग्लूकोज और एमिनो एसिड हमारे कार्य करते हैं। ठीक है, प्रकृति में निपाह वायरस का प्राकृतिक भंडार क्या था? तो आप सभी को पता है निपाह वायरस ये बहुत ज़्यादा आपका चर्चा का विषय बना हुआ था। तो प्राकृतिक रूप से इसका जो भंडार हुआ था वो खाने वाले चमगादड़ के द्वारा किया गया था। ठीक है, मानव शरीर में पाए जाने वाले रक्त वाहिकाओं के प्रकार का सही वर्णन करता है। तो मानव शरीर में आप सभी पता है रक्त वाहिकाएं, धमनियाँ जो होती हैं हमारी, वो वाहिकाएं हैं जो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त को पहुंचाती हैं। धमनियाँ, ठीक है, कौन? धमनियाँ हृदय से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं। और जो सिराएं होती हैं हमारी, वो हृदय तक पूरे शरीर का जो रक्त होता है उसको लेकर आती हैं। तो सिराएं हृदय तक लेकर आती हैं और जो धमनियाँ होती हैं वो पूरे शरीर में ले जाता है आपका रक्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, स्वैच्छिक गतिविधियों की सटीकता। तो स्वैच्छिक गतिविधियों की जो सटीकता होती है वो सेरिबेलम के द्वारा की जाती है, यानी सेरिबेलम के द्वारा हमारे शरीर का संतुलन भी किया जाता है। ठीक है, जो अग्र मस्तिष्क होता है ये सुनना और सूंघने का काम करता है हमारा। मानव शरीर में भोजन का पाचन में सहायक कौन होते हैं? तो एंजाइम। एंजाइम जो होते हैं हमारे भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, ये जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं। पाचन तंत्र ये कहाँ से शुरू होता है? तो मुख्य गुहा से शुरू होता है और बड़ी आंत पर जाकर ये समाप्त होता है। ठीक है, पादप हार्मोन की बात करें तो पादप हार्मोन जो होते हैं हमारे वृद्धि, विकास और पर्यावरणीय प्रतिक्रियाओं को एक भाग से दूसरे भाग तक प्रभावित करते हैं। अब हमारे कौन कौन से पादप हार्मोन होते हैं? जैसे आपने सुना होगा ऑक्सीन हार्मोन, ये प्रकाश की ओर पौधों की वृद्धि करते हैं। एक होता है जिब्रेलिन, ये तने की मोटाई, वृद्धि, फल, पौधे को लंबा करना, ये सब इसका काम होता है। एक्सक्रेसिव एसिड जो होता है हमारा वृद्धि रोधक हार्मोन। फ्लोरेज में ये फूल को खिलाता है।
साइटोकाइनिन ये पौधे को जड़ता रोकता है और नई कोशिकाओं का विभाजन करता है। और एथिलीन जो होता है वो पौधों को पकाने यानी फलों को पकाने के लिए काम आता है। अगला आपसे पूछेगा, जीवित जीव अपने आसपास के ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं ताकि भोजन को पचाकर ऊर्जा प्रदान कर सकें। तो वो किसके द्वारा? श्वसन के द्वारा। और इसमें आपके हीट प्रोड्यूस होती है श्वसन में, ठीक है, आप लोग याद रखना। जीवित जीव अपने आसपास से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं ताकि भोजन को पचाकर ऊर्जा प्राप्त कर सकें, और ये किसके द्वारा होता है? श्वसन के कारण। नेक्स्ट आपसे पूछे, पुरुषों में यौवनारंभ से संबंधित परिवर्तनों को लाने के लिए मुख्य रूप से कौन होता है? तो पुरुषों में आपका एक हार्मोन होता है जो होता है टेस्टोस्टेरोन। कौन होता है? टेस्टोस्टेरोन। मार्क्स का बदला, ये किसकी पुस्तक है? मेघनाथ देसाई की। सोने के लिए हमारा कौन सा हार्मोन होता है? तो मेलाटोनिन हार्मोन होता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, दुग्ध निष्कासन होता है महिलाओं से, है ना, तो वो किस हार्मोन के कारण होता है, ये आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन पूछेंगे, कितने पाकिस्तान, ये पुस्तक किसकी है? तो कमलेश्वर की है। एबव एवरेज बुक, ये अमिताभ बागची की है। सीक्रेट ऑफ नागाज, ये किसकी? अमिताभ बागची की है। गांधी इन चंपारण, ये बुक किसकी है? तो डीजी तेंदुलकर की है। 1917 में चंपारण आंदोलन किया था महात्मा गांधी जी ने। अमिताभ घोष की कौन कौन सी पुस्तकें हैं? तो कांच का महल, इमाम और भारतीय और भूखी लहर, ये किसकी पुस्तकें हैं? सब अमिताभ घोष की हैं। कोई पदार्थ ठोस, द्रव या गैस है, कैसे पता चलेगा? तो ताप और दाब से पता चलता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, ठीक है। बाकी क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का टारगेट है कम से कम आप सभी साथी इस वीडियो को 5000 तक पहुंचा दें। कम से कम आपके इसमें 300 लाइक होने चाहिए और 5000 तक अपने साथियों तक इसको पहुंचा दें, ठीक है। क्लास का टारगेट मैंने आज रखा है। बाकी आप सभी को इच्छा है, आप वीडियो चाहें शेयर करें ना करें, बाकी मेरा जो इच्छा थी वो मैंने आपसे शेयर करी। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में मांग की मात्रा और कीमत के बीच का संबंध, उसे हम बोलते हैं मांग वक्र। क्या बोलते थे? मांग वक्र। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, भारत के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का निम्न स्तर पर एक गंभीर चिंता का विषय क्यों माना जाता है? तो इसका मतलब है कि भारत सीमित अवधि के लिए आवश्यक आधार का वित्त पोषण मुश्किल से ही कर पा सकता है, ठीक है। आप सभी को पता है, अब विदेशी मुद्रा भंडार हम किसके रूप में रख सकते हैं? सोने के रूप में रख सकते हैं, डॉलर के रूप में रख सकते हैं ना, जिससे कि हमें जब आपातकाल आए या कोई ऐसी समस्या आए कि भारत के पास FDI जो होता है वो कम पड़ जाए तो हम उसका उपयोग कर सकें, है ना। ऐसा हमारे साथ हुआ था 1990-91 में, तब आपका आया था LPG रिफॉर्म आया था, है ना, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो आप सभी पता, आपने सुना होगा SDR, ये भी क्या एक विशेष साधारण मुद्रा है आपकी IMF की, जिसे हम पेपर गोल्ड बोलते हैं। इसमें 5 मुद्राएं होती हैं हमारी, येन, युवान, है ना, और डॉलर, पाउंड, रेमनबी, इस प्रकार से 5 मुद्राएं होती हैं। अगला आपसे पूछेगा, कच्चे माल के निष्कर्षण से संबंधित क्या है? तो प्राथमिक हमारा जो अर्थव्यवस्था होती है वो संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे, भारत में भूमि सुधार पहली में मध्यस्थों को समाप्त करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो किराएदारों और सरकार के बीच सीधा संबंध स्थापित करना, ठीक है। जो आप सभी को पता, लैंड रिफॉर्म किया गया था भारत में, पहला संविधान संशोधन किया गया था और जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया था। तो भारत में भूमि सुधार के लिए इसीलिए किया गया था कि किराएदार और जो सरकार के बीच में सीधा संबंध बन सके, ठीक है, बिचौलिया इसमें खत्म किए जाएं। अगला आपसे पूछेगा, भारत की 1991 की नई आर्थिक नीति के अंतर्गत उदारीकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1991 में मैंने अभी बताया LPG आपका रिफॉर्म हुआ था और उसमें क्या था हमारा? एक उदारीकरण। तो उदारीकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को खोलना। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र खोलेंगे तो भारत का उदारीकरण होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सी प्रणाली है जिसने कई केंद्रीय और राज्यों करों उपकरों को एक ही कर में मिला दिया? तो आप सभी को बताएं, लगभग 17 करों का एक इकट्ठा कर बनाया गया जिसका नाम है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। ये भारतीय संविधान में 101वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था और इसके लिए भारतीय संविधान में आर्टिकल हमारा 246A और GST परिषद के लिए आर्टिकल 279A GST परिषद, जिसमें आपके 33 सदस्य होते हैं और इसके अध्यक्ष कौन होती हैं? तो भारत की वित्त मंत्री, यानी भारत का वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है GST परिषद का। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, GST परिषद के द्वारा हाल ही में नई दरें घोषित की गई हैं, तो कौन कौन सी नई दरें हैं उनके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न 100 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका बिहार,
ठीक है। अगला आपसे पूछेगा सार्वजनिक वस्तुओं के सिद्धांत में गैर प्रतिस्पर्धी शब्द का अर्थ क्या है। तो एक व्यक्ति के उपभोग से दूसरे व्यक्ति को उपभोग क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसे हम बोलते हैं गैर स्पर्धी शब्द। यानी कहने का मतलब है जैसे आपने आईफोन लिया, अब आईफोन आपने कब लिया, जब आपके पास पैसा था। अब उससे सामने वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका, हाँ, आपसे इससे आपका स्टैंडर्ड पता चलेगा, एक ओहदा पता चलेगा कि हाँ आप आईफोन रखने लायक हैं। ठीक है। तो सार्वजनिक वस्तुओं के सिद्धांत में गैर स्पर्धी शब्द का क्या अर्थ है, ऐसा व्यक्ति उपभोग जो दूसरे व्यक्ति को उपभोग क्षमता का कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है। आपसे पूछेगा भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना ये असफल रही, इसके मुख्य कारण क्या थे। तो भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना जो आपकी असफल रही, इसका मुख्य कारण आप सभी को पता है, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना आई थी 1961 से 66 तक। इस समय क्या हुआ था, भारत में दो प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो गई। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई। तो ये आप सभी को याद होना चाहिए, ऐसे अचानक दो प्रधानमंत्री चले जाएंगे देश को छोड़कर तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी, सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ भारत के सामने दो युद्ध हो जाएं, भारत और चीन के साथ युद्ध हो गया, भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया, और फिर उसके बाद भीषण आपका क्या पड़ जाए, अकाल पड़ जाए 2 वर्ष का, तो जो पंचवर्षीय योजना होगी वो असफल हो जाएगी। तो भारत की सबसे असफल जो पंचवर्षीय योजना थी वो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। 1961 से 1966 तक ये आपका रहा था। फिर उसके साथ आपको पता है 1966 से 1969 तक आपका क्या आया था, 3 साल का रोलिंग प्लान लाया गया था। ठीक है। तो साथियों हमने 15 मिनट में 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। पूरे 45 मिनट की वीडियो रहेगी, पूरे 50 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। बाकी क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आप लोग अगर और अच्छी लग रही है वीडियो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और ज़्यादा अच्छी लग रही है आपको वीडियो तो शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है। आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी पसंद वीडियो आ रही है। अगर तीनों चीज़ हो रही हैं तो आप लोग तीनों प्रकार से भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगला आपसे पूछेगा राजकोषीय उत्तरदायित्व से बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम 2003 के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे और राष्ट्रीय आपदा को घटित होना, ये सब शामिल किया गया था आपका। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे 1921 से 1951 के बीच भारत की मृत्यु दर में गिरावट के लिए मुख्य कारक क्या था। तो स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार। ठीक है। उससे पहले तो बहुत ज़्यादा आपका दिक्कत हुई थी भारत में और जनसंख्या में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आई थी आपकी, लेकिन उसके बाद फिर हमने सारी चीज़ें सुधारी और महाविस्फोटक काल आपका बना दिया एकदम, है ना। नेक्स्ट आपसे पूछेगा पूंजीगत वस्तु उद्योग की परिभाषित। तो पूंजीगत वस्तु की जो उद्योग को परिभाषित करता है वो मशीनरी औजारों का निर्माण करने वाला उद्योग। 1991 में भुगतान संतुलन संकट से निपटने के लिए भारत ने तत्काल क्या कदम उठाया। तो विदेशी मुद्राओं के मुकाबले रुपए का अवमूल्यन करना चाहा। अगला आपसे पूछेगा SCO, आप सब लोग जानते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय बीजिंग में, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, लेकिन इसका जो पुराना नाम था 1996 में वो था आपका संघाई 5। ठीक है। संघाई 5 में कौन कौन शामिल था। तो उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, चीन और रूस। फिर 2017 में आपका इंडिया और पाकिस्तान एक साथ शामिल हुए इसमें। 2023 में ईरान शामिल हो गया और 2024 में आपका बेलारूस इसका 10वां सदस्य देश बन गया। तो SCO में आपके 10 सदस्य देश हैं और 2025 की बैठक जो हुई इसकी चीन में हुई, आप लोग याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे भारत में नेशनल हाईवे, आप सभी को पता है भारत में कितने नेशनल हाईवे, बहुत सारे नेशनल हाईवे हैं। तो कुल सड़क नेटवर्क का कितना प्रतिशत, तो 2% हिस्सा लेते हैं, लेकिन यातायात का 40% जो काम है वो संभालते हैं कौन, NH हाईवे, यानी कि हमारे के जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। ये भारत में जितनी भी अभी की सड़कें हैं उनका 2% ही केवल, लेकिन यातायात 40% ये संभालते हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व टेल गार्ड AI प्रणाली का अवैध रूप से शिकार करने के लिए रोकने के लिए कहाँ लगाया गया है, उड़ीसा में। सिमलीपाल ये आपका टाइगर रिजर्व भी है और आपको याद रखना है सिमलीपाल भारत का नवीनतम क्या बना है अभी हाल ही में, 107वां नेशनल पार्क बना है। ठीक है। सिमलीपाल, ये सिमलीपाल कहाँ पर है आपका, तो याद रखना उड़ीसा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कदमबाड़ी घास का मैदान कहाँ मिलता है, तो महाराष्ट्र में। पुस्तास घास के मैदान हंगरी में। वेल्स घास के मैदान आपके दक्षिण अफ्रीका में। लानोज वेनेजुएला में। स्टेपीज आपके यूक्रेन में मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, यूक्रेन में। ठीक है। अगला आपसे पूछेगा खनिज भारत के हिमालयी क्षेत्र के लिए पाए जाते हैं। तो खनिज भारत में हिमालय खनिज क्षेत्र में कहाँ पाए जाते हैं, टंगस्टन, ये जो होता है
हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है आपका टंगस्टन, और बहुत ही उच्च तापमान पर ये काम करता है। कोंकण रेलवे ये कहाँ से कहाँ तक है, रोहण और मैंगलोर तक, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा भारत की तटीय सीमा की संशोधित आधिकारिक लंबाई किलोमीटर में कितनी है, तो आप सबको पता होना चाहिए 11,098 किलोमीटर है। कितनी, 11,098 किलोमीटर है हमारी ये, ठीक है। इसके बारे में आपको याद रखना है। सबसे लंबी गुजरात की, उसके बाद तमिलनाडु और उसके बाद आंध्र प्रदेश की, ठीक है। शीतोष्ण और आपसे पूछे उपोष्ण कटिबंधीय फसल कौन सी है, तो जो शीतोष्ण में भी होती है और उपोष्ण कटिबंधीय आपकी फसल है गेहूँ। गेहूँ जो हमारी एक रबी की फसल है, ठीक है। आपसे पूछेगा भारत के कुल भूभाग का लगभग कितना प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्रों में है, तो भारत के पास मान लो अगर 100% जमीन है, ठीक है, तो उसमें से जो पठारी वाली क्षेत्र है वो कितना है आपका 27% है। और अगर मान लो पूरे विश्व में 100% आपकी ज़मीन है, तो भारत के पास कितनी है, उसकी 2.4% ही है भारत के पास। लेकिन जनसंख्या याद रखना पूरे विश्व की 17.5% है, ठीक है, याद रखना पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा है हमारे भारत के पास। अब तो और बढ़ गई होगी। लेकिन आपसे पूछेगा कि जो पठारी क्षेत्र है हमारा, ये आप सभी को पता है, इस प्रकार से हमारा पठारी क्षेत्र फैला हुआ है। ये पूरा हमारा क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, इस प्रकार से हमारे पठार फैले हुए हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे ज्वारी नदी बंदरगाह कौन सा है, तो ज्वारी नदी के मुहाने पर एक बंदरगाह हमारा कौन सा, मार्मुगांव बंदरगाह, ये गोवा में है। भारत के कोयले के 97% से अधिक भंडार, तो 97% से अधिक जो भंडार है हमारे दामोदर नदी घाटी में, सूर नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी घाटी में मिल जाते हैं। अब कोयला आप सभी को पता है 4 प्रकार का होता है। एंथ्रेसाइट सबसे बढ़िया होता है, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट। पीट सबसे खराब किस्म का कोयला होता है, इसमें कार्बन की प्रतिशतता बहुत कम होती है। अगला आपसे क्वेश्चन पूछेगा पीएम पोषण योजना, तो पीएम पोषण योजना को कौन कार्यान्वित करता है, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। दालों में आत्मनिर्भरता अभियान, ये 2025 के बजट में घोषित किया गया था, और 6 साल में आत्मनिर्भर बनना है हमें दालों के उत्पादन में। नवरत्न कंपनी योजना, यानी नवरत्न कंपनी बनने की ये बात कब से स्टार्ट हुई, 1997 से, और भारत में कुल 26 नवरत्न कंपनियां हैं। वहीं पर महारत्न कंपनी योजना ये आई थी 2010 में, और 14वीं भारत की महारत्न कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। एकीकृत पेंशन योजना है ना, जिसे हम बोलते हैं आपका क्या, यूपीएस सिस्टम, ये 2 अगस्त 2024 में आया था आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा। सुभद्रा योजना इंपॉर्टेंट योजना है। 21 से 60 वर्ष की महिलाएं जो भी होंगी आपकी, उनको 5 वर्षों में आपके लगभग 50,000 रुपये तक की क्या मिलेगी, वित्तीय सहायता मिलेगी। अगला क्वेश्चन, नमो दीदी ड्रोन योजना, तो नमो दीदी ड्रोन योजना ये महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह है आपका, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, कपासी सभ्यता भी कहते हैं, और प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, 2500 से 1750 ईस्वी के मध्य ये मानी जाती है, ठीक है। अभी आपको 4 जगह याद रखनी है। एक तो सबसे उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आपका आलमगीरपुर, और पश्चिम में आपका सुतकांगेडोर है, ठीक है। और ये कौन कौन सी नदी के किनारे है ये भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा। धीरे धीरे हम लोग 72वें क्वेश्चन तक पहुँच गए हैं, और ऐसे ही अगर आप पढ़ते रहे मेरे साथ, रिवीजन करते रहे, तो 150 क्वेश्चन भी दूर नहीं है, ठीक है। तो तब तक आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे अगर भूल गए हो तो, ठीक है। पूछा गया ऋग्वैदिक काल, तो ये ऋग्वैदिक काल जो था आपका, वैसे तो आपका वैदिक काल जो है आपका वो 1500 से आपका लगभग 600 BC तक चलता है, ठीक है। और इसमें आपका ऋग्वैदिक काल पूछे तो 1500 से 1000 BC तक था आपका। ऋग्वेद की रचना इसमें की गई थी। ऋग्वेद जिसमें आपके 10 मंडल हैं, और इसी 10वें मंडल में 4 आश्रम की बात भी की गई है। तीसरे मंडल में आपके गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। अंग किसकी राजधानी है, तो अंग की राजधानी क्या है, चंपा। अंग एक महाजनपद है, आप सभी को पता है 16 महाजनपद हुआ करते थे हमारे, और 16 महाजनपद का हमें जो पता चलता है वो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से पता चलता है, ठीक है। अभी कौन कौन से हमारे आपके 16 महाजनपद हैं और इनकी राजधानी क्या है, इनको देख लेते हैं। जैसे अंग की राजधानी बताइए आप, चंपा है। मगध की राजधानी राजगिरी या आपकी गिरिव्रज है। काशी की राजधानी आपकी वाराणसी है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। सूरसेन ये किसकी राजधानी है आपकी, तो याद रखना मथुरा की राजधानी सूरसेन थी, ठीक है। पांचाल की राजधानी आपकी काम्पिल्य। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। चेदी की राजधानी शक्तिमती। अवंती की राजधानी आपकी उज्जैन या माहिष्मती। गांधार की राजधानी आपकी तक्षशिला। कंबोज की राजधानी आपकी
हाटक, इस प्रकार से आपको रहना है हाटक। अशमक की राजधानी आपकी पैठान, बज्जी की राजधानी आपकी वैशाली और मल्ल की राजधानी आपकी कुशीनारा। ठीक है। जैन धर्म के 5 व्रत कौन कौन से थे? तो आप सभी पता है, पहले तो आपके 4 ही व्रत थे, लेकिन 5वां व्रत इसमें किसने जोड़ा था? तो महावीर स्वामी के द्वारा इसमें 5वां व्रत जोड़ा गया था। ठीक है। और 5वां महाव्रत कौन सा? आपका ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय मतलब होता है चोरी ना करना, और अपग्रह मतलब होता है धन एकत्रित न करना। आपसे पूछे जैन धर्म के त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। कुल तीर्थकर कितने थे जैन धर्म में? तो 24 तीर्थकर थे। पहले थे ऋषभदेव और अंतिम यानी 24वें थे हमारे महावीर स्वामी जी। क्वेश्चन आपसे पूछेगा साथियों, हड़प्पा सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और पूरब में आपका आलमगीरपुर, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। मौर्यकालीन वास्तुकला के महान प्रगति कब हुई थी? अशोक के शासनकाल में। अशोक जो कि मौर्य वंश के शासक थे आपके, 261 BC में कलिंग युद्ध लड़ा था इन्होंने भयंकर, जिसका उल्लेख 13वें शिलालेख से हमें पता चलता है। ठीक है। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों किसके समकालीन थे? तो अजातशत्रु के समकालीन थे। गौतमी पुत्र सतकर्णी ये किस वंश से संबंधित? सातवाहन वंश से संबंधित है। आप सभी को पता, मगध साम्राज्य में आपके 7 वंश हुआ करते थे। उन्हीं 7 वर्षों में सबसे अंतिम वंश जो था आपका सातवाहन वंश था, जिसके संस्थापक थे आपके सिमुक। इनके द्वारा क्या चलाए गए थे? आपके शीशे के सिक्के भी चलाए गए थे। गुप्त काल में भक्ति और अहिंसा पर केंद्रित भागवतवाद संप्रदाय मुख्य रूप से देवता की पूजा करते थे, तो विष्णु देवता की पूजा करते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, चेर इनका चिन्ह क्या था? आपका धनुष तीर। चोल का क्या था? बाघ था। और पांड्य का क्या था? मछली था। ठीक है। ध्रुव सेना सेकंड ये किस वंश के थे? ध्रुव सेना सेकंड ये आपके मैत्रक वंश के थे। संस्थापक कौन थे आपके? विद्यासुति। ठीक है। 1906 में असम की घटना कौन सी हुई थी? तो सोंगरांग संगमा का विद्रोह। दिल्ली सल्तनत, आप सभी को पता है दिल्ली सल्तनत में 5 वंश थे आपके, गुलाम वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इनमें आपको 3 याद रखने, गुलाम वंश पहला वंश था, अंतिम आपका लोधी वंश था। इसमें सबसे लंबा कार्यकाल जो था वो तुगलक वंश का था, 1320 से 1414 तक, और खिलजी वंश सबसे कम था आपका, 1290 से 1320 तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 7वीं शताब्दी। तो 7वीं शताब्दी में हुएनसांग भारत आया था और हर्षवर्धन के शासनकाल में ये रहा था, चीन का पहला यात्री था। एल्बर्ट विल ये आपका 1983 में आया था रिपन के शासनकाल में। भारतीय न्यायाधीशों को कुछ अधिकार दिए गए थे यहाँ पर। नेक्स्ट, अकबर के किस प्रसिद्ध सेनापति ने 1591 में चेरों पर आक्रमण कर उन्हें पराजित किया था? तो राजा मान सिंह ने। पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर ये किसकी है? तो पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर ये विपिन चंद्र को बोला जाता है, बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है और लाला लाजपत राय को। भारतीय अशांति के जनक कौन थे? तो वो थे, इनको कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है। और ये तीनों के तीनों कैसे थे? गरम दल के व्यक्ति थे आपके। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, शत्रुओं के विरुद्ध शिवाजी की युद्ध नीति क्या थी? तो गोरिल्ला युद्ध नीति थी आपकी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली बार बड़ी जीत हासिल की थी, तो 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजदौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था, आपका सिराजदौला हार गया था। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की भारत में सबसे बड़ी जीत थी। बल्कि अगर बात करें, यदि किसी वस्तु पर असंतुलित कार्य करता है तो उसे उसकी गति या दिशा में परिवर्तित कर देता है बल। मानव मस्तिष्क ध्वनि की आवृत्ति को किस प्रकार ग्रहण करता है? तो पिच के रूप में। द्रव घर्षण, इसे ड्रैग भी कहते हैं, यह द्रव के सापेक्ष वस्तुओं की गति के साथ बदलता रहता है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम का महत्व बताइए। तो यह सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति को नियंत्रित करता है। यह चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाले ज्वार भाटे को भी व्याख्या कर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? तो स्थितिज ऊर्जा घटती है और जबकि गतिज ऊर्जा आपकी बढ़ती है। गति का प्रथम नियम, कोई वस्तु जब तक स्थिर अवस्था में तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, तो उसे हम बोलते हैं गति का प्रथम नियम कहते हैं। किसी खुरदरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली क्यों जल जाती है? तो आप सभी को पता है, क्योंकि घर्षण बढ़ने से गर्मी उत्पन्न होती है और उस पर हमारा ज्वलनशील पदार्थ लगा होता है, वो जल जाता है, माचिस की तीली जल जाती है। ठीक है। वस्तु के संवेग की गणना कैसे करते हैं? तो P = mv से करते हैं।
आर्टिकल 30 क्या कहता है? तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थान बनाने का पूरा अधिकार है। न्याय, कितने प्रकार के न्याय की बात की प्रस्तावना में? तो 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। डीपीएसपी का उद्देश्य क्या होता है? तो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, आर्थिक समानता सुनिश्चित करना, नागरिक सहायता लागू करना। राष्ट्रपति की वीटो पावर आर्टिकल 111 में है। पूर्ण वीटो पावर, पॉकेट वीटो पावर और निलंबनकारी वीटो पावर। कनाडा से हमने क्या लिया है? सुप्रीम कोर्ट की सलाहकार शक्तियाँ ली हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ ली हैं। 2 सत्रों के मध्य कम से कम 6 माह से ज़्यादा का समय नहीं हो सकता। 91वां संविधान संशोधन 2003 क्या कहता है? मंत्रियों का आकार 15% से अधिक नहीं होगा। आर्टिकल 176 कहता है राज्य विधानमंडल में कार्यों का संचालन। आर्टिकल 126 कहता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना। आर्टिकल 124 कहता है सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में। आर्टिकल 129 कहता है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। आर्टिकल 153 कहता है राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, लेकिन 2 राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। कौन से संविधान संशोधन में कहा गया था? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आर्टिकल 253 कहता है अंतर्राष्ट्रीय जो संसद होता है हमारा, वो अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों को लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव और बाद में लोकसभा द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक होता है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का में है। आर्टिकल आपका कौन सा है? तो आर्टिकल है आपका 51 का। सरदार स्वर्ण सिंह सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन से 1976 में। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों को बंटवारे के बारे में बात की गई है, यानी हमारे सूचियों के बारे में बात की गई है। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो आपके 7 थे। कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग संवैधानिक सलाहकार कौन थे भारत के। विधान परिषद में क्या नहीं होता? तो विधान परिषद में आपका धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। विधान परिषद वाले कितने राज्य हैं? तो 6 राज्य हैं, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? जुलाई 2016 में GSLV M3 M4 के द्वारा। मिशन मार्स ऑर्बिट मिशन ये कब लॉन्च किया गया? 2015 में। इनसेट जो कि आपका एक क्या था? संचार उपग्रह था। इसको GSLV F14 के द्वारा लॉन्च किया गया था। भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन कौन सा है? तो वो है आपका मंगलयान मिशन। पार्क सोलर प्रोब ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो पार्क सोलर प्रोब जो कि सौर के अध्ययन से संबंधित था, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला आपसे पूछेगा चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया? तो 2008 में। यदि कोई उपग्रह भूमध्य रेखा से तल में 0 डिग्री झुकाव के साथ और लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है तो उसे हम बोलते हैं भूस्थिर कक्षा। क्रायोजेनिक इंजन में हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के किस रूप में क्यों किया जाता है? तो क्योंकि यह प्रति किलोग्राम अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे वह अधिक कुशल है। विशिष्ट वलय किसके पास हैं? तो वो शनि के पास है। 7 प्रकार के वलय हैं इसके पास। एशियाई खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक कौन लेकर आए थे? सचिन नाग तैराकी में 1951 में। आइस हॉकी यानी रिंग के चारों ओर क्या होता है? आपका पक और बोर्ड होता है। वॉलीबॉल किस वर्ष एशियाई खेलों में महिला प्रतियोगिताओं को हिस्सा बना? तो 1962 में। प्रवीण कुमार सोवंती का संबंध किससे है? तो डिस्क थ्रो से। बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया? तो डॉक्टर जेम्स नाइट स्मिथ ने 1891 में। कनाडा के थे आपके। जूडो के आविष्कार कौन थे? तो जिग्रो आपके कैनो। योगा दिवस 21 जून को मनाते हैं। और अग्निसार और कपालभाति ये इसका अंग होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट के 20 क्वेश्चनों पर। BCCI की स्थापना 1928 में हुई थी। ICC की स्थापना 1909 में हुई थी। भारत की पहली महिला ऑटो रिक्शा ड्राइवर कौन थी? यानी चालक थी आपकी शीला दायवरे। अश्विनी पांडे ये आपके अतरौली जयपुर घराने से संबंधित हैं। बांसुरी का व्यास? तो बांसुरी का व्यास होता है 1.9 सेंटीमीटर। पश्चिमी चिकित्सा में डिग्री हासिल करके डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आनंदीबाई गोपाल राव। WHO की पहली महिला उप महानिदेशक कौन बनी थी? तो सौम्या स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना में पहली महिला जवान कौन थी? तो शांति तिग्गा। बेगवंग वाद्य यंत्र से मिलता जुलता कौन सा है आपका? तो जाइलोफोन। पर्पल फेस्ट जिसे हम समावेश उत्सव कहते हैं 2022 में मनाया गया था विकलांग व्यक्तियों के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए।
ध्रुपद गायन के बेतिया घराना के मिश्रा ये कहाँ के हैं? बिहार के। हरिप्रसाद चौरसिया के संबंध बांसुरी से है, यहाँ बांसुरी कर लेना आप लोग। पहली भारतीय महिला पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट फतेह किया वो कौन थी? आपकी बचेंद्री पाल। और 2 बार कौन चढ़ी थी? संतोष यादव। पहला विद्यालय करने वाली महिला शिक्षाविद कौन सी? तो वो थी आपकी सावित्रीबाई फूले, है ना, ज्योतिबा फूले की पत्नी। एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिवस। 1972 में भारत की पहली भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी कौन बनी? किरण बेदी। गोदान किसकी है? तो मुंशी प्रेमचंद्र की है और किसानों की कठिनाइयों और रोज़मर्रा के जीवन पर आधारित है। अब आपको कमेंट बॉक्स में आज के हमारे 100वें क्वेश्चन का आंसर देना होगा। मांडो संगीत का संबंध किस राज्य से है? ये आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। बाकी ये क्लास आप सभी के लोग कैसी लगी? आशा करता हूँ सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी और एग्ज़ाम से पहले आप लोग इसको कंप्लीट भी कर चुके हैं। जितने भी साथियों ने अभी तक इसे कंप्लीट नहीं किया है तो इसे अंत में अगर आप लोग देख रहे हैं तो मेरी बात माने, इसको कंप्लीट कर लेना। बहुत भयंकर, बहुत बेहतरीन क्लास आप सभी के लिए ये है, ठीक है। बाकी आप सभी लोग अगर करंट अफेयर की भी क्लास देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। करंट अफेयर की भी आपकी 100 नंबर की 100 क्वेश्चन की ये क्लास होने वाली है और ये हमारा 3rd लेक्चर होगा करंट अफेयर का, वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखो 2 तो हमारी GK की क्लास कर ली 100 क्वेश्चन की और तीसरी क्लास कल हमारी करंट अफेयर की होने वाली है। तो ये 500 क्वेश्चन और इन 500 क्वेश्चन में भी आपके लगभग 5-5 क्वेश्चन, तो लगभग 25 से 30 यानी हमारे 3000 ही क्वेश्चन तैयार हो गए इन 5 क्लासों से ही। अब मुझे नहीं लगता कि आप लोग नहीं कर पाएंगे, बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और करंट अफेयर के लिए भी आप लोग क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।